नमस्कार। सरोकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब जानते हैं कि सरोकार में हम हर सप्ताह एक ऐसे विषय को लेकर आपके साथ में मुखातिब रहते हैं जो हमारे जीवन से जिनका गहरा रिश्ता हो। आज हम एक ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो हम सब चाहते हैं, यानी कि हम सब अपने जीवन को सरल सुगम बनाने के लिए चाहते हैं कि हम न सिर्फ स्वच्छता के साथ रहें बल्कि हमारे आसपास भी वातावरण स्वच्छ हो, वायु स्वच्छ हो, हमारी नदियाँ स्वच्छ हो, यानी कि जल स्वच्छ हो, जिस माहौल में हम रहते हैं वो भी स्वच्छ हो, हमारे विचार भी स्वच्छ हो, यानी हर तरफ स्वच्छता की बात होती है। लेकिन गाहे बगाहे हम सब देखते हैं कि हमारे जो आसपास चीज़ें हैं वो स्वच्छ नहीं हैं। क्या ये सचमुच स्वच्छ नहीं होना इतना भर काफ़ी है, या उसे स्वच्छ बनाने में हमारी भी कोई भूमिका है? हमारी मतलब हम सब की, व्यक्ति की, समाज की, सरकार की, क्योंकि ये सब जुड़ा है हमारे भविष्य से, हमारे स्वास्थ्य से, हमारे विचारों से। तो चलिए हम बात करते हैं इसी विषय पर कि स्वच्छता संभव, भागीदारी आवश्यक, यानी भागीदारी हम सब की। इस भागीदारी को कैसे सुनिश्चित करेंगे, कितने प्रकार से सुनिश्चित कर सकते हैं, इसी विषय को लेकर हम सरोकार में आज आपके साथ हैं। और हमारे साथ इस वक्त जो स्टूडियो में है, पहले उनका हम आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र नाथ मिश्रा जी। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत जी। हमारे साथ हैं एक जागरूक गृहिणी के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल रोशनी झा। रोशनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ एक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं राजेश कुमार जी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धर्मेंद्र जी, आपसे बात शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर हम अपने आप तक स्वच्छता को सीमित रखना चाहते हैं। हम खुद स्वच्छ हो जाते हैं, स्नान करते हैं, बहुत मल के शरीर के मैल हटाते हैं, कपड़े साफ करते हैं, घर भी साफ कर लेते हैं हम सब महिलाओं के साथ मिलकर। लेकिन आमतौर पर हम अपने माहौल को स्वच्छ बनाए रखने में थोड़ी सी कोताही बरत जाते हैं, और यही कारण है कि हम अपनी ड्यूटी भर निभाना चाहते हैं। अगर हम किसान हैं तो हम मेरे उपज अगर हो गई मेरी, तो हम उसके बाद जो वेस्टेज हैं पराली के रूप में उसको जला देते हैं, वातावरण अस्वच्छ हो गया। कहीं ना कहीं उसका रिश्ता हम पे है, हमसे जुड़ा हुआ है, हम पर असर पड़ता है, लेकिन फिर भी हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करते। कैसे भागीदारी सुनिश्चित हो? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। महात्मा गांधी का सपना था स्वस्थ राष्ट्र, स्वच्छ राष्ट्र। स्वच्छ राष्ट्र की कल्पना को लेकर चला था। उन्होंने कहा था क्लीन इंडिया, क्विट इंडिया। क्विट इंडिया में तो हम लोगों ने सफलता हासिल कर ली, हमारा देश आज़ाद हो चुका। लेकिन आज भी 70 साल के बाद उनकी क्लीन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को हम धरातल पर नहीं ला पाए, और उसका बीड़ा आज हमारे राष्ट्रवादियों ने उठा लिया है। आज पुनर्जागरण का दौर चल रहा है। इस पुनर्जागरण के दौर में जब सफलता अभियान, स्वच्छता अभियान को एक मिशन के रूप में आजमाया गया है, और इसमें सभी जनों की भागीदारी है, और इस भागीदारी का हिस्सा हम सभी हैं। सभी लोगों, चाहे गैर सरकारी संगठन हो, चाहे अर्ध सरकारी संगठन हो, चाहे पब्लिकली कोई भी लोग हो, हर संस्था, हर संगठन, हर समाज के लोग आज इस अभियान से जुड़े हुए हैं क्लीन इंडिया से। और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा भी जागरूकता दी गई है, और इस जागरूकता का परिणाम आज धरातल पर देखने को मिल रहा है। हमारा देश और प्रदेश, आज हमारे प्रदेश का नेतृत्व भी जल जीवन हरियाली की ओर जा रहा है, और इसका रिजल्ट भी हम लोग देख रहे हैं। हम आज आप अपने शहर में घूमते हैं तो आपको जल जीवन हरियाली का सफलता दिखाई देती है। आप पटना के बड़े बड़े पार्कों में जाएं या छोटे पार्कों में जाएं, वहाँ की सफल सुंदरता, स्वच्छता देख करके आपको लगेगा कि हम कुछ तो जगह पर पहुँच रहे हैं, और आने वाला पीढ़ी जो है इसके लिए हम लोग को देख रहा है। ये इतिहास बन रहा है हम लोग के साथ। इस पुनर्जागरण में हम लोग को आगे आना पड़ेगा। एक सुंदर राष्ट्र बनाने के लिए, एक स्वच्छ राष्ट्र बनाने के लिए, हम राष्ट्रवादियों को, एक भारत को एक स्वच्छ राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग को इस पुनर्जागरण में अपनी आहुति देनी पड़ेगी, क्योंकि स्वच्छता और शुचिता, इस पर महात्मा गांधी ने हमेशा जोर दिया। अंदर की स्वच्छता और बाहरी स्वच्छता। चलिए हम आपके बाद फिर आएंगे और थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे हम सोसाइटी को मदद कर सकते हैं, सरकार को मदद कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की जो स्कीम है कई बार वो सफलता लेके आती है। जैसे अगर आपने चर्चा की जल जीवन हरियाली की, तो वृक्षारोपण जितने हुए हैं, पौधारोपण जो हुआ है, उसका असर दिखने लगा है। बिहार में वन क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ गया है। जी, वन क्षेत्र का क्षेत्रफल नहीं बढ़ा, लेकिन हरियाली आई है और पर्यावरण में सुधार हुआ है। जी, आप 2 साल में, कोरोना काल में नए आंकड़े बताते हैं कि वन क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। चलिए हम आपके पास फिर लौटेंगे। रोशनी जी, आपके पास आना चाहते हैं।
स्वच्छता पे माना जाता है कि महिलाओं का जोर होता है। घर में आप देखें, पुरुष अगर थोड़ी सी स्वच्छता न बरतें, असावधानी बरतें, तो महिलाएं तुरंत बिगड़ जाती हैं और कहती हैं स्वच्छ रहो। तो महिलाओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित और हो सकती है? क्या कमी रहती है? कहाँ पे मामला आकर रुक जाता है? क्या लगता है आपको? जी, स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी। तो ये देखा जाता है कि साफ सफाई तो सभी रखते हैं, लेकिन महिलाएं इसमें 2 कदम आगे, साफ सफाई के मामले में महिलाएं 2 कदम आगे हैं। वो अपना घर तो साफ रखती ही हैं, अपने आसपास के जगहों को भी साफ रखती हैं। और सफाई का मतलब ये नहीं कि सिर्फ घर साफ करना है, आसपास का वातावरण भी स्वच्छ होना चाहिए, पेड़ पौधे लगाएं, सब कुछ स्वच्छ रखें। तो महिलाएं थोड़ा इसके प्रति ज़्यादा जागरूक हैं और हमारे आसपास के वातावरण को तो वो साफ रखने के साथ साथ घर भी साफ रखती हैं। बाहर निकलिए तो देखिए कि पहले के मुकाबले बहुत कुछ बदला है। ये स्वच्छता अभियान जो शुरू किया गया है 2014 के बाद, तो बहुत कुछ बदला है। अब तो काफ़ी हरियाली आई है, अब काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है पहले के मुकाबले। मतलब माहौल बदला है, अभियान जो चला है, लोग जागरूक हुए हैं। जागरूक हुए जी जी। चलिए हम आपके पास फिर लौटेंगे। राजेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। माना जा रहा है कि जितनी अपेक्षित सफलता मिलनी चाहिए थी, एक हिस्से से तो काम हुआ, लेकिन इसमें भागीदारी सबकी सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक तरफ हम ज़्यादा सफाई पे जोर दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे वर्ग में हैं लोग जो इस पर ध्यान नहीं देते। कहिए कि सारे अभियान को फेल करते हैं। जैसे आपने बहुत कोशिश की, वातावरण बहुत अच्छा रहे, कोविड में बहुत दिखा भी कि वायुमंडल बहुत स्वच्छ हुआ, कम गाड़ियाँ चली, ट्रक बसेस कम चले, तो प्रदूषण कम हुआ। लेकिन हमने फिर वही किया कि हमारी खेती ख़त्म हुई, एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाने से पहले हमने पराली जला दी, तो फिर माहौल वैसा ही हो गया। तो ये इस तरह के जो है भागीदारी सबकी हो, सिर्फ महिलाओं की नहीं हो, युवाओं की नहीं हो, पुरुषों की नहीं हो, सभी वर्ग की हो। कैसे काम हो, कैसे भागीदारी संभव हो सबकी? देखिए, स्वच्छता की जब बात करने हम लोग बैठे हैं तो हम चाहेंगे कि थोड़ा हम लोग और पहले चलें। जी जी। बिहार के चंपारण में जब गांधी जी का पदार्पण हुआ तो पहली बार देश के किसी बड़े महापुरुष ने स्वच्छता की बात की और स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने की बात की। स्वतंत्रता की जगह उन्होंने स्वच्छता को भी लिया और उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के साथ साथ स्वच्छता भी आवश्यक है, उतनी ही आवश्यक है जितनी स्वतंत्रता आवश्यक है देश के लोगों के लिए। और गांधी जी ने लोगों को स्वच्छ रहने की कला, उन्होंने खुद अपने आप में आत्मसात कुछ ऐसे आदर्शों को दिखाया जिसको लेकर उनके फॉलोअर्स, समर्थक, प्रशंसक लोगों ने उनकी प्रेरणा पाकर उनके साथ काम करने को शरीक हुए। आज जन आंदोलन का जो अभियान चलाने का सफल प्रयास गांधी जी ने किया था, कालांतर में कुछ कारणों से वो शायद पीछे रह गया, लेकिन 2014 में केंद्र की सरकार ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो एक मुहिम छेड़ा, वो मैं समझता हूं कि देशव्यापी मुहिम बन गया है। अब गांव-गांव में लोग स्वच्छता के प्रति काफ़ी जागरूक हुए हैं। लोगों के घरों में देखें आप, या घर के आसपास की जो पहले जो गंदगी का अंबार लगा रहता था, अब मैं समझता हूं कि आम लोग, चाहे वो शिक्षित हो, अशिक्षित हो, मजदूर हो, किसान हो, हर वर्ग के लोग स्वच्छता के प्रति काफ़ी जागरूक हुए हैं, सजग हुए हैं। और सरकार के कई एजेंसियां भी इसको लेकर अपनी अपनी योजनाओं को लेकर आगे बढ़ी है और निश्चित तौर पे उसका एक प्रभाव दिख रहा है कि कई मायनों में देश में कई नए आयाम और कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। लेकिन आज भी मैं समझता हूं कि अभी बहुत कुछ करने को है। आपको बताते चलें कि पटना देश भर में आज भी 105वें रैंक पर है। पूर्वी भारत की बात करें तो 47वें रैंक पे है। और देश भर में अगर हम नगर निगम के कार्यशैली पे जाएं तो इंदौर पहले पायदान पर है, सूरत दूसरे स्थान पर है। क्यों नहीं हम बिहार को भी पहले पायदान पे लाने का प्रयास करें? राजधानी पटना को भी सौंदर्यीकरण की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से प्रदूषण रहित शहर बनाकर हम एक सुंदर शहर का, सुंदर प्रदेश का निर्माण करें। इसके लिए जिसकी हम कल्पना करते हैं। इसके लिए बिल्कुल आपने सही कहा कि जन भागीदारी से ही ये संभव है। जब तक प्रत्येक लोगों में वो जागरूकता नहीं आएगी तब तक इस मिशन के
पड़ाव पर हम लोग कीर्तिमान नहीं। स्थापित नहीं कर जी पाए। बिल्कुल राजेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इंदौर में भी हमारे आपके जैसे ही लोग रहते हैं, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि इंदौर के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी, अपनी भागीदारी निभाई, तो शायद वो लगातार कई वर्षों से वो नंबर 1 बने हुए हैं पूरे देश में, बिल्कुल। किसी न किसी रूप में नंबर 1 रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन बाकी शहरों की बात करें, हम बिहार के शहर की बात करें तो बिहार के शहर 100 में नहीं हैं, 100 में नहीं 100 के बाद हैं। बिल्कुल। और बाकी और भी पीछे हैं, पटना के 105वें के बाद और भी वो पीछे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं से थोड़ी सी लगता है कि हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारे शहर के जो लोग हैं, वो इस मामले में थोड़ी सी कोताही बरतते हैं, थोड़े लगते लापरवाही बरतते हैं कि ठीक है, हम तो ठीक है, हम साफ हैं, हम स्वस्थ रहेंगे, आप आसपास हम कैसा भी हो वातावरण उस पर ध्यान नहीं देते। जबकि सरकारी तौर पे देखें जी जी। तो आज कई सराहनीय प्रयास भी हो रहे हैं। आज हम देखते हैं कि सुबह सुबह जब हम अखबार लेके घर के बाहर अपने टेरेस पे आते हैं तो देखते हैं कि कचरे निष्पादन के लिए एक गाड़ियां आ रही है। जो घर घर से कचरे को बटोरती है और वो कचरे के डंपिंग यार्ड पे ले जाकर उसको फिर रिसाइकलिंग करती है। तो मैं समझ रहा हूं कि अभी जितनी सरकार सजग है, अगर जन भागीदारी उसके साथ होगी सहयोगी भूमिका में, तो मैं समझता हूं कि स्वच्छता का जो रैंक है बिहार का और खासकर राजधानी पटना का, वो निश्चित बढ़ेगा। तौर पर और जल्दी सुधरेगा। राजेश ने बहुत अच्छी बात कही। धर्मेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे। ये बिल्कुल भागीदारी की बात है कि जैसे गाड़ियां निकल के आ रही हैं कचरा उठाने के लिए, लेकिन कई बार हम करते हैं ऐसा कि या तो गाड़ी के पहले कचरा डाल देते हैं सड़क पर, या फिर गाड़ी के गुजरने के बाद डालते हैं। अगर हम गाड़ी के गुजरने के बाद कचरा डालते हैं तो समझिए कि अगले 22-23 घंटों तक वो कचरा बाहर खुले में पड़ा रहता है, जबकि व्यवस्था की गई है कि आप कचरा को गाड़ी में ही डालें। आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके टोले में वो गाड़ी जाती है, गाना बजाते हुए जाती है, ताकि आपका ध्यान भी आकर्षित हो। यानी कुल मिला के ये कोशिश है कि लोग जागरूक हो, लोग अच्छा काम करें। लेकिन चलिए हम इस बारे में आपके सवाल, जो हमारे सवाल है उसका जवाब आप ले लेते हैं। उसके बाद जरा हम एक गीत, स्वच्छता गीत है, या पहले हम लोग गीत सुन लेते हैं। बहुत ही जागरूक गीत है, यह स्वच्छता को लेके। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी जब 2014 में 2 अक्टूबर को शुरू किया था इस अभियान को, और मुझे याद है बिहार में चंपारण में ही बुद्धि भितिहरवा आश्रम से शुरू हुआ था यह अभियान, जहाँ पे गांधी जी ने इस अभियान को, जैसा कि राजेश जी ने बताया, आज से लगभग 104-5 साल पहले गांधी जी ने शुरू किया था। यानी कि वो पवित्र जगह जहाँ से पूरे देश को, पूरी दुनिया को स्वच्छता का नारा गांधी जी ने दिया, स्वाधीनता के साथ साथ, यानी कि देश को आज़ाद कराने के साथ साथ लोगों को गंदगी से मुक्त करने का जो नारा दिया, वो उस जगह पे हम लोगों ने ये काम किया। लेकिन अभी हम 100 में नहीं हैं, हमारा पटना शहर कहीं नहीं है शीर्ष 100 स्वच्छ शहरों में। चलिए पहले स्वच्छता गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर बातचीत को आगे जारी रखेंगे। सबसे पहले मन स्वच्छ किया। नामुमकिन को हाँ मुमकिन हमने करके दिखाया है। जन जन ने हाथ मिलाकर सपना सच्चा बनाया है। सदियों से जो ना देखा किसी ने वो सपना है देखा। हाँ स्वच्छ बने भारत अपना बापू से यही है सीखा। इतिहास में है दर्ज हुई भारत की यात्रा। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक, हाँ सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक। इतिहास में ये दर्ज हुई भारत की यात्रा। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह।
पूनूं सपनों सवे करूं साकार ए सर जोरे इतिहास काम पड़ूं छे असंभव कुसंभव आमे काई देखैले समस्त मिसिकी स्वप्न साकार करिले। इस स्वच्छता गीत ने एक बार फिर से हम सबको ये सचेत किया है कि स्वच्छता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम सब इस अभियान में शामिल हों, जैसा कि ये संदेश इस गीत के जरिए प्रसारित की जा रही है। धर्मेंद्र जी, आपके पास लौटते हैं। इस स्वच्छता गीत सुनने से पहले हमारा सवाल जो था वो सवाल अब भी है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि गाड़ियाँ आ गई, हम इंतज़ार तक नहीं करते कचरा उसमें डालने के लिए। अगर हम कचरे को यत्र तत्र फेंकेंगे तो उसमें उसके नुकसान हमें सहने पड़ेंगे, हमारे बच्चों को सहने पड़ेंगे, हमारी सोसाइटी को सहनी पड़ेगी। हम इस बहुत महत्वपूर्ण लेकिन छोटी सी बात को भी नहीं समझते, अनुपालन नहीं करते। देखिए, ये हमारी मानसिकता बन चुकी है। हम एक मानसिकता के तहत चलते हैं कि ये सरकारी काम है और सरकार का काम है, उसमें हमको सहयोग करना। बस अब कभी कोई किसी ने सहयोग किया तो समय पर कचरा डाल दिया, किसी ने जरूरत नहीं समझा, सोए रह गए घर में, कचरा बाद में जाके डाल दे। तो कचरा प्रबंधन और निस्तारण, इसके बारे में हम सभी को कॉन्शियस होना पड़ेगा। जब तक कचरा प्रबंधन और कचरा निस्तारण के बारे में हम नहीं सोचेंगे तब तक उन्नत भारत, स्वस्थ भारत नहीं बन सकता है। इसकी कल्पना ही कोरी कल्पना है। आप हमारी सभ्यता और संस्कृति को जब जाते हैं अतीत काल में, प्राचीन भारत में, तो हमारी सभ्यता को देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता को देखते हैं, तो उन्नत नगर की कल्पना होती है वहाँ। आप देखते हैं स्वस्थ और स्वच्छ शहर का निर्माण होता है वहाँ। नगरीय सभ्यता देखते हैं पूरी तरह से स्वच्छ और स्वस्थ है। वहाँ नाली का प्रबंधन, आप इतिहास के में देखते हैं तो नाली का प्रबंधन को देखते हैं, टाउन प्लानिंग, हाँ, उनका सीवरेज का प्लान, ये सब प्लान को देखते हुए आज बदलाव के इस दौर में हमको देखना पड़ेगा, हमें अतीत से सीखनी पड़ेगी और इसके लिए हम सभी को जन जागरूक होना पड़ेगा और तभी जाकर के ये उन्नत भारत, स्वस्थ भारत, सुदृढ़ भारत, सशक्त भारत बन सकता है। इसके लिए हमारा राष्ट्र तैयार है और राष्ट्रवादी भी तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग निराशाजनक भाव से इसका अपना रोल नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। इतिहास आप बनाने जा रहे हैं, ये पुनर्जागरण का दौर है। मैं फिर एक बार कहूँ ना आपका, ये पुनर्जागरण का दौर है। इस पुनर्जागरण के दौर में इसको राष्ट्रीय धर्म के रूप में हमें अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा धर्म ही स्वच्छता पर जोर देता है। कहती है कि पृथ्वी पूच उर्वी भव, मतलब पूरा शुद्ध पृथ्वी जो है शुद्ध और निर्मल हो, जी, परिमल हो। जी, तो ये मानना पड़ेगा कि देखिए, हमारे जो सरकार से हमारी जो डिमांड होती है, सरकार से हमारी जो उम्मीद होती है, यानी कि जो हमारे अधिकार हैं वो पूरे हों, लेकिन हमारे कर्तव्य भी हैं। अगर हम नागरिक कर्तव्य की बात करते हैं तो इसमें हमें, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी हम पिछड़े हुए हैं। अगर हम अपने कर्तव्य का अनुपालन सही ढंग से करें तो ये समस्या और अच्छे सही ढंग से इसका निष्पादन हो सकता है। हम आपके पास आना चाहेंगे रोशनी जी। महिलाओं की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, आपने भी इस बात को माना। तो मुझे लगता है कि संदेश को स्कूल के माध्यम से हम, खासकर लड़कियों को के माध्यम से इसको समाज में दे सकते हैं। इसके लिए कैसे हम इस पर काम कर सकते हैं, क्या भूमिका होगी महिलाओं की, और वो अपने आप को इस बारे में, हर घर की महिला अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर समझे कि मैं स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, घर के बाकी लोगों को हमें सही रखना है, स्वच्छ रखना है। इसके लिए कैसे उनको आगे आना पड़ेगा? देखिए, ये स्वच्छता की बात जो अभी हम यहाँ कर रहे हैं, ये सिर्फ एक महिलाओं की भागीदारी से संभव नहीं है। इसमें सबको मिल के काम करना है। सिर्फ महिलाएं अगर जाके कहेंगे कि अपने घर का आसपास का वातावरण, घर का वातावरण साफ रखें, तो इससे हमारे गली मोहल्ले साफ नहीं रहेंगे। हमें मिलकर काम करना है। तो इसमें महिलाओं के साथ साथ लड़कियाँ, युवा वर्ग हैं, जो आज के युवा वर्ग हैं, तो युवा मतलब वायु, इसका अगर हम विपरीत करेंगे युवा शब्द को तो वायु होगा, ठीक है। तो वायु की तरह काम करते हैं युवा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि महिलाओं के साथ साथ युवाओं को भी इसमें भागीदारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि जन जन तक ये संदेश फैले कि अगर स्वच्छ भारत अभियान, हमें भारत को एकदम स्वच्छ बनाना है तो युवा को साथ लेकर मिलकर काम करना है, ताकि इसके साथ साथ बीमारियां भी ना फैले। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो बीमारियां भी नहीं फैलेंगे, हमारे आसपास का वातावरण भी साफ सुथरा रहे। लेकिन एक बात तो है कि हमारी जो जीवन पद्धति है, हम जिस तरह से वातावरण से आए, जैसे हम घर में पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ करते हैं तो फिर घर में जब पूजा पाठ स्थल की सफाई करते हैं तो कोशिश करते हैं कचरा को जाके नदी में फेंका है। ये कितनी बड़ी मतलब विडंबना है कि हम घर तो साफ कर लेते हैं, पूजा स्थल लगता है कि अब थोड़ा यहाँ पे सफाई की जरूरत है, कर देते हैं, लेकिन उसका निष्पादन कहाँ करते हैं? नदी को अस्वच्छ करने में करते हैं। ये जो विडंबना है, इसमें महिलाओं की भूमिका बहुत है। जी,
जी, महिलाओं की भूमिका तो है, वो अपना घर तो साफ कर लेती है लेकिन नदी गंदा कर देती हैं। इससे कई तरह की बीमारियां भी फैल रही हैं और सरकार भी बहुत सारे काम कर रहे हैं इसको साफ करने के लिए। तो मैं ये मानती हूं कि महिलाओं को इसके तरफ ध्यान देना चाहिए, उनको जागरूक होना चाहिए कि अगर वो ऐसा करती हैं तो इससे कहीं ना कहीं बीमारियां फैल रही हैं। और बड़े शहरों में नदियों के किनारे पर, घाटों पर ये व्यवस्था है कि कचरे को नदी में ना डाला जाए, उसके लिए जगह बनाई गई है। लेकिन आसपास तालाब में, छोटे गाँव में, पोखर में हम लोग डाल देते हैं। ये तो हमारी अपनी स्वविवेक पर निर्भर करता है, हमारी अपनी गलती। इसके लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। जी जी, चलिए हम आपके पास फिर लौटेंगे। राजेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। कई बार देखा गया कि जब हम कहीं पर्यटक स्थल पे जाते हैं या कहीं ऐसी जगह घूमने जाते हैं तो वहाँ भी हम कचरा फैला के आते हैं। तो घर में तो हम बहुत साफ रह रहे हैं, हम शहर को भी साफ करना चाहते हैं, लेकिन हम बाकी जगहों पे अपनी जो जिम्मेदारी है, भागीदारी है, उसमें थोड़ी सी कोताही कर जाते हैं। हमको लगता नहीं, हमने खाने के पैकेट वहीं छोड़ दिया, बोतल पानी के वहीं छोड़ दिए। पहाड़ों पर भी हम जाते हैं तो अक्सर पर्यटक स्थलों पे ये देखते हैं कि ऐसा होता है। तो ये मानसिकता कैसे बदलेगी? क्या लगता है? आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, समाज को कैसे हम और इन्वॉल्व कर सकते हैं इस अभियान में? देखिए, समाज से अपेक्षा रखने के पहले जी हम खुद से अपेक्षा रखें, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत अच्छी बात जी। खुद अपने को उस अनुकूल तैयार करें हम भला तो जग जिसके भला। मार्ग पे आज समाज क्या है, हम लोगों का एक बड़ा स्वरूप है। हमें ऐसे काम करने के समाज अनुकरण करे, अनुकरण करे। जी, तो जी। ऐसे कार्य करने चाहिए कि मैं समझता हूं कि समाज अनुकरण करे। आप ऐसा बने, अगर प्रत्येक लोग ये संकल्प ले लें कि आसपास की जगहों को मुझे साफ रखनी है, चाहे वो पर्यटक स्थल हो, चाहे घर हो, चाहे अपना मोहल्ला हो या शहर हो। नदियों की बात अभी आप कर रहे थे, सरकार की कई योजनाएं नदियों को लेकर आई, ट्रीटमेंट प्लांट जगह जगह लगाए जा रहे हैं जी। सरकार इसको लेकर पूरी तरह सजग है। नदियों के किनारे बसे जो बसावट हैं, वहाँ पे खुले में शौच को रोकने के लिए आज शौचालय का निर्माण किया गया जी। कम्युनिटी शौचालय भी बनाए जा रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे लोगों के घरों में शौचालय की व्यवस्था की जा रही है जी। तो मैं समझता हूं कि जन भागीदारी से ही ये संभव होगा। जब तक हम लोग अपने कर्तव्यों को नहीं समझेंगे, जो नागरिक का कर्तव्य है। आज हम पार्क में जाते हैं और मैगी और लेज खाकर और उसके छिलके रैपर फेंक देते हैं। हम विदेशों में भी जाते हैं, वहाँ के लोगों को का अनुकरण करना चाहिए। वहाँ तो एक भी रैपर नहीं आता है। हम कई ऐसे देशों में गए जहाँ एक रैपर फेंकने पर जुर्माना देना पड़ता है। लोगों में ये पूरी तरह माइंड मेकअप है, अवेयरनेस है। हाँ, अवेयरनेस है। पूरे तरह से मना स्थिति उनकी बन चुकी है कि मुझे ये काम नहीं करना है। भारत में भी वही जरूरत है। पूरे देश में अगर इस तरह के लोग आज संकल्प ले लें कि मुझे पूरे देश को, पूरे राज्य को, पूरे मोहल्ले को, गली को साफ रखना है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। जन भागीदारी से सब कुछ सुनिश्चित है। गांधी जी ने भी कहा था, और गांधी जी ने स्वच्छता की पहली परिभाषा चंपारण से परिभाषित की थी, जिसको लेकर मैं समझता हूं कि सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की ओर जो अभियान की शुरुआत हुई थी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा, वो इसी के कारण चंपारण से हुई थी। और मुझे गर्व है कि ये स्वच्छता का जो अभियान की शुरुआत है वो बिहार से हुई है। तो तमाम बिहार वासियों का पहला दायित्व होता है कि इस अभियान को पहले बिहार में हम पहले पायदान पर ले जाकर अपने राजधानी पटना को, पूरे प्रदेश को नंबर पहले पायदान पर पहुंचाएं। और कहीं से भी ये हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। हमें इंदौर के लोगों से ये प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। धर्मेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे, समय बहुत कम है। क्या लगता है आपको, इस अभियान में कैसे व्यक्ति विशेष क्या संकल्प करे ताकि वो इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे? देखिए, सफलता तभी हमें मिलेगी जब हम इसके प्रति दृढ़ संकल्पित होंगे जी। और दृढ़ संकल्पित होने के बिना हमें स्वच्छता अभियान को हम एक कदम आगे नहीं ले सकते हैं। उसके लिए खुद प्रण प्रतिष्ठा लेनी पड़ेगी, ऐसे धर्म के रूप में अपनाना पड़ेगा। स्वच्छता एक धर्म है। हमारे यहाँ वैदिक रीति में भी आप देखेंगे, जो भी पूजा पाठ आप करते तो हर समय ब्राह्मणों के द्वारा हाथ साफ करवाया जाता है। और ये कोरोना संक्रमण काल में कराने वाले भी करते हैं, करने वाले भी करते हैं। और इस महामारी के दौर में भी देखेंगे कि स्वच्छता पर ही जोर दिया गया, हमेशा हाथ धोने पर जोर दिया गया, फेस साफ करने पर जोर दिया गया, पैर को धोने पर जोर दिया गया। और ये सब हमारा ह्यूमन एक्टिविटी है जिसको हमें करना पड़ेगा। हम पाश्चात्य नकल करने के चक्कर में अपनी संस्कृति को,
अपने निजी स्वभाव को, जो अपना अपना स्वभाव है, उस स्वभाव को छोड़ चुके हैं। हमें अपने स्वभाव यानी की ओर आना हम कह पड़ेगा। सकते हैं ईश्वर भी कहते हैं कि भाई हमारी शरण में आना है तो स्वच्छ जी, होके जी, आओ। जी, पर- देखिए जी, जी, हम नमाज स्वच्छता पढ़ते हैं तो का- जी, जी, जी। हम वजू कर लेते हैं, कम से कम हाँ, स्नान नहीं करते, तो हम पूजा पाठ किसी मंदिर में जाते हैं, घर में भी आसन पे बैठते हैं तो स्नान करके स्वच्छता करते हैं। परमात्मा के पास पहुंचने का सबसे नजदीक साधन है। जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात आपने कही। अंतिम टिप्पणी रोशनी जी आपकी क्या क्या कहना बस चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमें जागरूक होने की जरूरत है। जी। स्वच्छता सिर्फ अपने घर में नहीं होना चाहिए, आसपास गली मोहल्ले राज्य देश स्वच्छ होगा तो हमारा घर भी साफ सुथरा होगा। जी बिल्कुल, हमारा समाज हमारा देश भी स्वच्छ स्वच्छ होगा। चलिए राजेश जी आपसे अंतिम टिप्पणी। 2021 में राजधानी पटना को 50वें पायदान पर लाने का जो लक्ष्य रखा गया है 22 में। सरकार द्वारा 22 में, जी मैं समझता हूं कि जन भागीदारी को लेकर आम लोग अगर आज से संकल्प ले लें तो मैं समझता हूं कि 50वें नहीं, हम 25वें पायदान पर भी पहुंच सकते हैं। यानी हम ऊपर से जितनी बिल्कुल ऊपर चढ़ सकते अव्वल हैं तक जा अव्वल सकते तक हैं, जा सकते नंबर 1 जी। पे भी हम सबके लिए ऑप्शन खुले हुए हैं। जो जिसका शहर साफ होगा वो नंबर 1 बिल्कुल। होगा। अब इसमें है कि भाई हमारी जो जितनी भागीदारी, हम अगर 20 लाख की आबादी है हमारे शहर की, तो हर आदमी अपनी ये भागीदारी सुनिश्चित करे। और सिर्फ पटना की बात नहीं करें, भागलपुर की बात करें, दरभंगा की बात करें, गया की बात करें, पूरे आरा की प्रदेश बात की बात करें, करें। छपरा की बात करें, मतलब हर शहर के लोगों पर यह दायित्व है कि अपने अपने शहर को साफ रखें। और ये जो स्वच्छता अभियान है जिसमें हम सबकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है, बहुत सुनिश्चित है, बशर्ते कि हमारी तरफ से एक आध पहल हो, एक आध कदम हम आगे बढ़े। सरकार और सोसाइटी हमारे लिए इसमें सहयोग करने को तत्पर है। कई अभियान चले हैं सरकार की तरफ से, हम सब ने सहयोग किया है, लेकिन अभी इसमें बिहार के सभी शहरवासियों के लिए एक चुनौती है कि वो इस अभियान को जितना मैक्सिमम सफल बना सकते हैं बनाएं और इसका फ़ायदा लें। चलिए, तो हम आप सबकी तरफ से अपने आज के हमारे अतिथि वक्ताओं को, धर्मेंद्र मणि जी, आप रोशनी जी और राजेश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सबका भी धन्यवाद करते हैं कि सब आप देखते रहते हैं बिहार DD बिहार। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ DD बिहार। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।